नमस्कार, स्वागत है आपका आरओई क्लासेस में। अगर आप टेट, सुपर टेट या सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको किसी विषय की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा संपूर्ण मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सूझ के सिद्धांत को कला, संगीत व साहित्य के क्षेत्र में उपयोगी किसने बताया है? तो इसमें ऑप्शन है हमारे वाटसन, स्किनर, क्रो एंड क्रो और जॉन लॉक। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने सूझ के सिद्धांत को कला, संगीत व साहित्य में उपयोगी बताया है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? तो ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? बहरे को, अंधे को, गूंगे को या विकलांग को? तो जो ब्रेल लिपि है वो किसने दी थी? लुई ब्रेल ने। तो ब्रेल लिपि से हमें पढ़ाते हैं हम अंधे बालकों को। ब्रेल लिपि से अंधे बालकों को शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बुद्धि परीक्षण करके सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन किसने किया? तो बुद्धि परीक्षण करके सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन किसने किया? पहला ऑप्शन हमारा कैटल, बिने, गॉल्टन या हिलगार्ड। तो इसमें हमारा हो जाएगा राइट आंसर बी, बिने। बुद्धि परीक्षण करके सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन किया है बिने ने। राइट आंसर हमारा बिने। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान के चेतना के स्वरूप को किस मनोवैज्ञानिक ने स्वीकार किया है? मनोविज्ञान के चेतना के स्वरूप को, तो मनोविज्ञान के चेतना के स्वरूप को स्वीकार किया है वुडवर्थ ने, विलियम जेम्स ने, पिल्सबरी ने या मन ने? तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा विलियम जेम्स। चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान को किसने माना है? विलियम जेम्स ने। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, छोटे बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए अधिक उपयोगी है। तो इसमें विधियां दी गई हैं, निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, अंतर्दर्शन विधि या अवलोकन विधि। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन विधि। अवलोकन विधि के द्वारा हम बच्चे के व्यवहार को अच्छे से समझ सकते हैं आसानी से। तो बच्चे के व्यवहार को समझने की सबसे अधिक उपयोगी जो विधि है वो है अवलोकन विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, तो यह कथन किसका है? स्किनर का, डगलस का, हॉलैंड का या मन का? तो यह कथन है स्किनर का। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान को अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण चालक हैं। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण चालक हैं पशु व्यवहार की, जीव जगत की, मानव व्यवहार की या इन सभी की? तो मूल प्रवृत्तियां बताई हैं 14, किसने? मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया है? मैकडूगल ने। तो मूल प्रवृत्तियां जो संपूर्ण चालक होती हैं मानव व्यवहार की। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, मानव व्यवहार की। अगला क्वेश्चन हमारा है, बाल्यावस्था में बालक की विशेष रुचि होती है। बाल्यावस्था में बालक की विशेष रुचि होती है सृजनात्मक कार्यों में, विचारात्मक कार्यों में, रचनात्मक कार्यों में या फिर विवरणात्मक कार्यों में? तो बाल्यावस्था में जो बालक की रुचि होती है वो होती है सबसे ज़्यादा रचनात्मक कार्यों में। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, रचनात्मक कार्यों में। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पियाजे ने बालकों के ज्ञानात्मक विकास का अध्ययन
लगभग कितने वर्षों तक किया था? पियाजे ने बालकों के ज्ञानात्मक विकास का अध्ययन लगभग कितने वर्षों तक किया था? ऑप्शन पहला 59 ईयर, 61 ईयर, 50 ईयर या 49 ईयर। 59 वर्षों तक, 61 वर्षों तक, 50 वर्षों तक या 49 वर्षों तक। इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, 50 वर्षों तक। पियाजे ने बालकों के ज्ञानात्मक विकास का अध्ययन 50 वर्षों तक, लगभग 50 वर्षों तक किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के ज्ञानात्मक विकास के कितने स्तरों का वर्णन किया गया है? तो पियाजे ने ज्ञानात्मक विकास के कितने स्तरों का वर्णन किया है? 5, 4, 12 या 9। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, 4। ज्ञानात्मक विकास के 4 स्तरों का वर्णन किया है पियाजे ने। अगला क्वेश्चन है, स्मृति के अंग हैं सीखना, धारण, पुनः स्मरण और पहचान। अगला है उपयुक्त सभी। तो स्मृति के अंग जो हैं सभी हैं, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त सभी। सीखना, धारण, पुनः स्मरण और पहचान, उपयुक्त सभी ये हैं स्मृति के अंग। राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, स्मृति पर सर्वप्रथम प्रायोगिक अध्ययन किसने किया था? स्मृति पर सर्वप्रथम प्रायोगिक अध्ययन किसने किया? स्किनर ने, फ्राइड ने, मैकडूगल ने, एबिंगहॉस ने। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, एबिंगहॉस ने स्मृति पर सर्वप्रथम प्रायोगिक अध्ययन किया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असत्य है? युग्म दिए गए हैं, इसमें कोई एक असत्य है, वो कौन सा है? पहला हमारा ऑप्शन नैमित्तिक अनुबंधन स्किनर, प्रयत्न एवं त्रुटि थार्नडाइक, अंतर्दृष्टि हल, प्राचीन अनुबंधन पावलव। देखिए, नैमित्तिक अनुबंधन किसने? स्किनर ने दिया है, ये राइट है। प्रयत्न एवं त्रुटि किसने दिया है? थार्नडाइक ने, ये भी सही है। अब इसमें असत्य पूछा गया है, तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कॉहलर ने दिया था, हल ने नहीं। हल ने दिया था पुनर्वलन का सिद्धांत, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, अंतर्दृष्टि हल, ये असत्य है। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलव ने। प्रयोग किस पे किया था? कुत्ते पर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बुद्धि को स्थूल, अमूर्त एवं सामाजिक नामक 3 प्रकारों में किसने बांटा? बुद्धि को स्थूल, अमूर्त एवं सामाजिक बुद्धि में किसने बांटा है? टर्मन ने, स्टर्न ने, थार्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा थार्नडाइक ने। थार्नडाइक ने बुद्धि को 3 प्रकारों में बांटा। कौन कौन से? स्थूल, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बुद्धि के क्रमिक विकास के सिद्धांत के जनक हैं। बुद्धि के क्रमिक विकास के सिद्धांत के जनक हैं थॉमसन, थर्स्टन, थार्नडाइक या बर्ट एवं बर्नन। इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, बर्ट एवं बर्नन। बर्ट एवं बर्नन है बुद्धि के क्रमिक विकास के सिद्धांत के जनक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पुस्तक में थर्स्टन ने बुद्धि के 13 खंड या तत्व बताए हैं? किस पुस्तक में थर्स्टन ने जो पुस्तक लिखी है उसका क्या नाम था? प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, मैनुअल ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी या इसमें से कोई नहीं। तो थर्स्टन ने जो पुस्तक लिखी जिसमें बुद्धि के 13 खंड तत्व बताए वो थी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि का मानसिक वृद्धि सिद्धांत किससे संबंधित है? बुद्धि का मानसिक वृद्धि सिद्धांत, इसमें ये मनोवैज्ञानिक दिए गए हैं थर्स्टन, थार्नडाइक से, पियाजे से
या थॉमस से? तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा पियाजे से। बुद्धि का मानसिक वृद्धि सिद्धांत है वो पियाजे से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है प्रतिदर्श सिद्धांत किसके द्वारा निर्मित है? प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन स्टार द्वारा, थॉमसन द्वारा, जलोटा द्वारा या गिलफोर्ड द्वारा। तो इसमें प्रतिदर्श सिद्धांत है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, थॉमसन द्वारा। प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन है बुद्धि परीक्षणों में सर्वप्रथम मानसिक आयु का प्रयोग कब किया गया? बुद्धि परीक्षणों में सर्वप्रथम मानसिक आयु का प्रयोग कब किया गया? 1905 में, 1908 में, 1937 में या 1960 में? इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1908 में। बुद्धि परीक्षणों में सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया गया 1908 में। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति के संवेग प्रारंभ होते हैं बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, वृद्धावस्था से या प्रौढ़ावस्था से? तो जो व्यक्ति के संवेग हैं वो बाल्यावस्था से ही प्रारंभ हो जाते हैं। व्यक्ति के अंदर संवेगों का जन्म बाल्यावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। राइट आंसर हमारा ए, बाल्यावस्था से। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति को अपना लक्ष्य प्राप्त करने की प्रेरणा देती है संवेगात्मक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि या सामाजिक बुद्धि? तो व्यक्ति को अपना लक्ष्य प्राप्त करने की जो प्रेरणा देती है संवेगात्मक बुद्धि। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, संवेगात्मक बुद्धि। अगला क्वेश्चन है शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? मृदुभाषी होना, अध्यापक को उचित पहनावा, छात्रों का सम्यक विकास, विषय का गहन अध्ययन। तो शिक्षक के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है छात्रों का सम्यक विकास। राइट आंसर हमारा सी, छात्रों का सम्यक विकास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं? किस बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है अभिवृत्ति मापन की सर्वाधिक प्रचलित प्रविधि कौन सी है? अभिवृत्ति मापन की सर्वाधिक प्रचलित प्रविधि कौन सी है? साक्षात्कार, निरीक्षण, मापनीय या प्रयोगात्मक? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मापनीय। अभिवृत्ति मापन की सर्वाधिक प्रचलित जो प्रविधियां हैं वो मापनीय हैं। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व निरंतर निर्माण की क्रिया है किसका कथन है? आलपोर्ट का, गैरिसन व अन्य का, एडलर का या वॉटसन का? व्यक्तित्व निरंतर निर्माण की क्रिया है, यह कथन किसका है? गैरिसन व अन्य। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, गैरिसन व अन्य का। अगला क्वेश्चन है कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की पहचान, शील गुणों की संख्या कितनी है? कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? 16, 17, 18 या 19? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 16। कैटल ने शील गुणों की संख्या 16 बताई है। अगला क्वेश्चन है रोरसा परीक्षण का निर्माण स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हरमन रोरसा ने किस सन में किया था? तो रोरसा परीक्षण का निर्माण स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे हरमन रोरसा, उन्होंने किया था। किस सन में किया था? 1920 में, 1921 में, 1922 में या 1923 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 में।
रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण किया गया था 1921 में हरमन रोरसा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का बहिर्मुखी अंतर्मुखी वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये इसमें ऑप्शन हो जाएगा आलपोर्ट, स्प्रिंगर, फ्रायड या युंग। तो व्यक्तित्व का जो अंतर्मुखी बहिर्मुखी वर्गीकरण है वो दिया है युंग ने। राइट आंसर हमारा डी, युंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत टीएटी परीक्षण का निर्माण किस मनोवैज्ञानिक ने किया? प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आता है टीएटी परीक्षण। तो टीएटी परीक्षण का निर्माण किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? मॉर्गन तथा मरे ने, आलपोर्ट ने, स्पीयरमैन ने, इनमें से कोई नहीं। मॉर्गन एवं मरे। मॉर्गन तथा मरे ने। तो राइट आंसर हमारा ए, मॉर्गन एवं मरे ने। अगला क्वेश्चन है, पीएफ स्टडी के कितने प्रारूप हैं? पीएफ स्टडी के कितने प्रारूप हैं? 2, 3, 4 या 5? राइट आंसर हमारा ए, पीएफ स्टडी के 2 प्रारूप हैं। कितने प्रारूप हैं? 2। अगला क्वेश्चन है, टीएटी परीक्षण है बालकों के लिए, वयस्कों के लिए, वृद्धों के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा टीएटी परीक्षण वयस्कों के लिए है। किसके लिए है? वयस्कों के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिकर्ट ने अभिवृत्ति मापनी का निर्माण कब किया? लिकर्ट ने अभिवृत्ति मापनी का निर्माण कब किया? 1925 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1932 ईस्वी या 1960 ईस्वी में? राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में लिकर्ट ने अभिवृत्ति मापनी का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार मंदबुद्धि बालकों को व्यक्तिगत शिक्षण की आवश्यकता होती है? स्पीयरमैन के अनुसार, मन के अनुसार, फ्रेंडसन के अनुसार या क्रो एंड क्रो के अनुसार? तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार मंदबुद्धि बालकों को व्यक्तिगत शिक्षण की आवश्यकता होती है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, फ्रेंडसन के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाजमिति विधि का सर्वप्रथम उपयोग सामूहिक मनोबल के मापन के क्षेत्र में किसने किया? समाजमिति विधि का सर्वप्रथम उपयोग सामूहिक मनोबल के मापन के क्षेत्र में किसने किया? मोरेनो ने, जेनकिंस ने, ब्रान फ्रेन ब्रेनर ने या शॉ ने? तो जो समाजमिति विधि है वो किसने दी है? जेएल मोरेनो ने। राइट आंसर हमारा ए, मोरेनो ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? चमत्कारिक, अंतःक्रियात्मक, भावात्मक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो समाजीकरण है वो है अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। राइट आंसर हमारा बी, अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।